हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएनए प्रतिकरण। डीएनए प्रतिकरण या इसे हम डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं। तो हम इस पूरे वीडियो में यही देखने वाले हैं कि जो डीएनए प्रतिकरण है ना, वो होता क्या है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो पहले शुरू करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकरण हम किसको कहते हैं कि जो पुराना वाला डीएनए होता है जिसे हम बोलते हैं पैतृक डीएनए। तो पुराने वाले डीएनए से नए डीएनए के निर्माण की क्रिया को हम डीएनए प्रतिकरण कहते हैं। यानी पैतृक डीएनए से नए डीएनए के निर्माण की क्रिया को हम डीएनए प्रतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। जैसे अपने पास ये डायग्राम है, तो इस डायग्राम में अपने पास ये एक रस्सी जैसा डीएनए दिख रहा है अपने पास। तो जिस प्रकार से अपने पास एक रस्सी होती है, मजबूत रस्सी होती है, उसमें दो अलग अलग रज्जू होते हैं, यानी दो अलग अलग रस्सियाँ होती है, उनको एक साथ बांध के एक मोटी रस्सी बनाई जाती है। उस प्रकार से ये डीएनए होता है। तो उस दोनों प्रकार की जो अपने पास एक रस्सी होती है पूरी, तो उस रस्सी को खोलने के बाद हमारे पास दो अलग अलग रज्जू प्राप्त हो जाते हैं। तो उनसे अलग नए डीएनए के निर्माण की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? डीएनए प्रतिकरण। तो इसी से जैसे अपने पास ये है, तो इस डीएनए को यहाँ से खोल कर तो इनको दोनों रज्जू को हम अलग अलग कर देते हैं। अब दोनों को रज्जुओं को अलग अलग करने से हमें क्या होता है, यहाँ से नए डीएनए के निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है। जो कुछ एंजाइम्स होते हैं उनके कारण ये शुरू होती है। तो चलो पहले उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें टोटल 8 एंजाइम्स भाग लेते हैं। जो डीएनए प्रतिकरण की जो क्रिया होती है ना, उसमें टोटल 8 एंजाइम्स भाग लेते हैं। तो चलो उनके नाम देख लेते हैं और उनके कार्य भी देख लेते हैं। तो पहले है अपने पास, पहले नंबर पर है हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, जो डीएनए होता है ना, द्विकुंडलित डीएनए होता है ना, उनको उनके कुंडलन होते हैं बीच के, तो उन दोनों कुंडलनों को ये खोलने का कार्य कौन करता है? हेलिकेज एंजाइम करता है। ये क्या करता है? द्विकुंडलित डीएनए से उनको कुंडलन को खोलने का कार्य करता है। फिर आता है अपने पास एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, जो इसमें नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, जो डीएनए होता है द्विकुंडलित डीएनए, उनमें नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। तो उन नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य जो हाइड्रोजन बंध होता है, उन हाइड्रोजन बंध को ये तोड़ने का कार्य एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम करता है। फिर इसके बाद में आता है अपने पास टोपोआइसोमरेज एंजाइम। ये टोपोआइसोमरेज क्या करता है, जो डीएनए होता है द्विकुंडलित डीएनए, उनके दो अलग अलग रज्जु हो गए। अब उन दोनों एकल रज्जुकों को खोलकर, यानी उनके ऐंठन को अलग करता है। तो उनके ऐंठन को ये खोलकर पुनः जोड़ने का कार्य कौन करता है? टोपोआइसोमरेज एंजाइम करता है। और इसे ही डीएनए गायरेज एंजाइम भी कहते हैं। यानी जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम होता है ना, उसका दूसरा नाम क्या है? गायरेज एंजाइम। क्या होता है? डीएनए गायरेज एंजाइम। अब अपने पास 4th नंबर पर है एसएसबी प्रोटीन। तो इस एसएसबी प्रोटीन ये क्या करती है, जो डीएनए होता है ना, उन डीएनए के दोनों एकल रज्जुकों को पुनः कुंडलित होने से, यानी वापस एक मिक्स होने से ये रोकने का कार्य कौन करती है? एसएसबी प्रोटीन। ये दोनों सिरों पर चिपक जाती है, जिससे क्या होता है, जो डीएनए होता है उनके दोनों रज्जुक वापस एक दूसरे से साथ ऐंठन उत्पन्न नहीं होती है, वापस एक साथ कुंडलित ये नहीं हो पाते हैं। इनको रोकने का कार्य एसएसबी प्रोटीन करती है। अब है अपने पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, जो नया पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए प्रतिकरण की क्रिया शुरू होती है ना, उसमें न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण शुरू करता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं जैसे इसमें ये तो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, फास्फेट समूह भी होते हैं, और डिऑक्सीराइबोज शर्करा भी ये होती है। ये सभी मिलकर क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। अब है अपने पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, ये क्या करता है, डीएनए के जो खंड होते हैं, उन खंडों के मध्य के जो रिक्त स्थान होते हैं ना, उनको भरने का कार्य करता है। जब क्या होते हैं, डीएनए का जो नया डीएनए का निर्माण शुरू होता है, उसमें कुछ खंड बीच में खाली रह जाते हैं, तो उनको भरने का कार्य ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है। तो ये हम आगे पूरे विस्तार से भी देखेंगे। अभी तो हम यही देख रहे हैं कि इसमें जो ये एंजाइम्स है वो क्या क्या भूमिका निभाते हैं डीएनए प्रतिकरण क्रिया में। अब है अपने पास 7वें नंबर पर है डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब ये डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जो अब दोनों खंड होते हैं उनको वापस जोड़ने का कार्य भी करता है। यानी डीएनए के जो खंड अब भर दिए उनको जोड़ने का कार्य, ये रिपेयर करने का कार्य ये डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है। फिर आता है अपने पास स्यूलेजेज एंजाइम।
ये स्यूलेजेज एंजाइम क्या करता है, जो डीएनए के दोनों रज्जुक होते हैं उनमें पुनः जो अब नव संश्लेषित जो डीएनए का निर्माण हो गया ना, उसमें क्या करता है, दोनों रज्जुकों में पुनः ऐठन उत्पन्न करता है, यानी उनको वापस कुंडलित करने का कार्य कौन करता है, स्यूलेजेज एंजाइम का करता है। तो ये हो गए अपने पास टोटल 8 प्रकार के एंजाइम जो डीएनए प्रतिकरण क्रिया में भाग लेने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं जो डीएनए प्रतिकरण की जो क्रिया होती है ना, वो कैसे स्टार्ट होती है और कैसे उसका नए डीएनए का निर्माण होता है। तो चलो देख लेते हैं हम। तो है अपने पास डीएनए प्रतिकरण की क्रियाविधि, यानी हम डीएनए प्रतिकरण की जो क्रियाविधि है वो हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो इसमें है अपने पास ये 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में? 3 चरणों में ये संपन्न होती है, जिसमें से पहला है अपने पास डीएनए कुंडलन का खुलना, यानी जो डीएनए जो कुंडलन है ना उनको खोला जाता है पहले, जो कौन करता है, हेलिकेज एंजाइम करता है, अभी बताया था हमने। सेकंड है अपने पास डीएनए प्रतिकरण में नई श्रृंखला का बनना। अब जो दोनों कुंडलन खुल गए तो उन दोनों कुंडलों के बीच क्या होता है, नई श्रृंखला का निर्माण शुरू हो जाता है, जिसको जो हम सेकंड ऑप्शन में देखने वाले हैं। और तीसरा है सतत एवं असतत प्रतिकरण का निर्माण होना। इसमें क्या होता है, जो डीएनए के दोनों नव संश्लेषित रज्जुक होते हैं उनमें कुछ खंड पाए जाते हैं जिन्हें तो बोलते हैं असतत प्रतिकरण, और कुछ एक रज्जुक होता है जो पूर्ण तरह से संश्लेषित हो जाता है, न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण लगातार होता रहता है, जिसे हम बोलते हैं सतत प्रतिकरण। तो हम ये तीनों देखने वाले हैं, जिसको हम पहले इस डायग्राम में देख लेते हैं। तो अपने पास ये है डायग्राम, ये हो गया डायग्राम। तो ये है अपने पास जैसे एक सीधा आ रहा है अपने पास डीएनए है, ये एकल डीएनए है। अब क्या है, इसको हेलिकेज एंजाइम के द्वारा इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। जो रेड वाली है ये लाइन, ये पुराने वाले डीएनए को बता रही है। तो ये क्या है, इन दोनों को खोल देती है और ये हेलिकेज एंजाइम खोल देता है। फिर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इनके मध्य के नाइट्रोजन सार्को को तोड़ देता है, और फिर क्या होता है, अभी इसके बाद में ये एसएसबी प्रोटीन है ना, ये यहाँ पर आके जुड़ जाती है, जिससे क्या होता है, दोनों जो एकल रज्जुक है वापस ऐठन यानी वापस कुंडलित होने से ये रुक जाते हैं। अब क्या होता है, यहाँ से ये नए डीएनए के जो नए न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, उनका निर्माण यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये तो हो गया अपने पास सतत रज्जुक, यानी इसमें तो न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण लगातार हो रहा है। और ये हो गया असतत रज्जुक, जिसे हम जो खंड पाए जाते हैं ना, उन खंडों को हम ओकाजाकी खंड कहते हैं, यानी उन दोनों के यानी जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके मध्य के रिक्त स्थान को हम ओकाजाकी खंड कहते हैं। ये तो ये वाली जो प्रक्रिया है ये हम ये देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले अपने पास है डीएनए कुंडलन का खुलना, यानी जो डीएनए का जो कुंडली है वो एकल कुंडली है, उसको खोलने का कार्य होता है। इसमें क्या होता है, जो डीएनए प्रतिकरण में सर्वप्रथम क्या होता है, अपने पास हेलिकेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है, डीएनए के जो द्विकुंडल ऐठन होता है ना, उनको ये खोलने का कार्य कर देता है। यानी अपने पास जो कोई रस्सी है तो उस रस्सी के ऐठन को खोलने का कार्य कौन कर दिया, हेलिकेज एंजाइम कर दिया, यानी उनको दोनों सिरों को अलग अलग कर देते हैं सर्वप्रथम। फिर क्या करते हैं, इसके बाद में हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आता है। वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, जो डीएनए के जो नाइट्रोजन सार्क होते हैं ना, उन नाइट्रोजन सार्कों के मध्य जो हाइड्रोजन बंध होते हैं, यानी जो नाइट्रोजन सार्क होते हैं ना, वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो इन हाइड्रोजन बंध को तोड़ने का कार्य कौन करता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कर देता है, जिससे क्या है, वापस ये ऐठन उत्पन्न नहीं हो पाती है इनमें। फिर क्या होता है, जो दो रज्जुकों का निर्माण इसमें हो जाता है, जिसमें एक रज्जुक होता है वो तो टेम्पलेट रज्जुक या साचा रज्जुक का निर्माण करता है, एवं जो द्विशाखित प्रकृति का जो डीएनए होता है ना, जिससे क्या होता है, 2 शाखाएं निर्मित हो जाती हैं। पहले तो एक अकेला था, अब उसके बाद में क्या है, 2 शाखाओं का निर्माण हो जाता है, जिसे टोपोआइसोमरेज एंजाइम डीएनए के। अब इसके बाद में क्या करता है, जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम होता है, वो टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, जो एकल रज्जुक हो गया ना दोनों, अब उन एकल रज्जुकों को ऐठन होता है ना, उनको भी ये खोल देता है, जिससे क्या होता है, उन वापस से ऐठन उत्पन्न नहीं होती है और उनको वापस ये टोपोआइसोमरेज वापस से जोड़ देता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो डीएनए के 2 एकल रज्जुक हो गए दोनों, यानी दोनों एकल रज्जुक हो गए ना, अब इन दोनों एकल रज्जुकों को पुनः कुंडलित होने से, यानी वापस एक दूसरे के साथ कुंडलित होने से ये कौन रोकता है, एसएसबी प्रोटीन होती है। क्या होती है, ये जो जहाँ से ये दोनों रज्जुक अलग होते हैं ना, वहां पर ये जाके चिपक जाती है, जिससे वापस कुंडलित नहीं हो पाती है। जैसे अपने पास ये डायग्राम है, इसमें क्या हो रहा है, अभी देखा था आपने कि जो रेड वाली है ये तो पुराने वाले डीएनए को बता रही है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पुराने वाला डीएनए आ रहा है। अब यहाँ से हेलिकेज एंजाइम इनको खोल देता है, टोपोआइसोमरेज आ जाता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आ जाता है, फिर यहाँ पर क्या होती है, एसएसबी प्रोटीन, ये यहाँ पर आके
चिपक जाती है, जिससे क्या है दोनों जो रज्जु है ना ये आपस में कुंडलित होने से रुक जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम। आगे होता है अपने पास दूसरा सेकंड नंबर था डीएनए प्रतिकरण में नई श्रृंखला का बनना, या जिसे हम न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण भी बोल सकते हैं, क्योंकि नई श्रृंखला है ना वो न्यूक्लियोटाइड से ही बनती है। यानी जो न्यूक्लियोटाइड को ही हम जो नए संश्लेषित होते हैं ना उस डीएनए को हम न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं, वैसे ही है। तो ये न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण आगे शुरू होता है, जिससे नई श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। अब डीएनए प्रतिकरण का वह स्थान जहां पर सक्रिय आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ जाता है। अब क्या होता है, जो उसका उन्नायक स्थल होता है, उन्नायक स्थल होता है, इसमें एक जहाँ से क्या होता है एक सक्रिय आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वहाँ पर आके जुड़ जाता है। वहाँ से क्या होता है, इस स्थान को उन्नायक स्थल या प्रमोटर स्थल हम बोलते हैं, जिसे डीएनए प्रतिकरण की आँख भी हम बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? डीएनए प्रतिकरण की आँख भी हम इसे कहते हैं, जहाँ से क्या नई श्रृंखला का निर्माण शुरू होता है। अब क्या आता है, अतः प्रमोटर स्थल से जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना उनके जुड़ने के कारण 5 एंड से 3 एंड सिरे की ओर लगातार न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण होता रहता है। अब वहाँ पर क्या है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ गया, उसे आरएनए की यानी जो डीएनए प्रतिकरण की जो आँख होती है वहाँ पर, जिसे हम उन्नायक स्तर भी बोलते हैं, प्रमोटर स्तर भी बोलते हैं, वहाँ पर क्या होता है ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ जाता है। अब वहाँ से क्या होता है लगातार न्यूक्लियोटाइडों यानी 5 एंड सिरे से 3 एंड सिरे की ओर ये लगातार न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण होता रहता है। अब क्या है, थर्ड पॉइंट है अपने पास सतत एवं असतत प्रतिकरण का निर्माण। यानी एक तो लगातार न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण हो रहा है और एक यानी सतत रूप से हो रहा है तो, और एक असतत रूप से हो रहा है, यानी उसमें कुछ खंड बाकी है, उसे हम बोल दे रहे हैं असतत प्रतिकरण, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। तो अपने पास है डीएनए प्रतिकरण में जो टेम्पलेट रज्जुक है उसके जो पूरक रज्जुक, यानी टेम्पलेट रज्जुक किसे कहते हैं, जो पुराना वाला डीएनए होता है ना उससे उसको तो ये साचा रज्जुक होता है, और टेम्पलेट रज्जुक जो उसके यानी वो पूरक रज्जुक कौन सा होता है जो उसके नव संश्लेषित होता है ना उसे हम पूरक रज्जुक कहते हैं। तो उस पर 5 एंड सिरे से 3 एंड सिरे की ओर क्या होता है लगातार न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण होता रहता है। यानी टेम्पलेट रज्जुक के पूरक रज्जुक पर तो क्या होता है 5 एंड से 3 एंड सिरे की ओर लगातार न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण होता रहता है। लेकिन इस रज्जु को हम जो लेडिंग रज्जुक है वो भी कहते हैं और सतत रज्जुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको लगातार न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण हो रहा है उसे हम लेडिंग रज्जुक, क्या बोल रहे हैं, लेडिंग रज्जुक बोल रहे हैं, जिसे हम सतत रज्जुक भी कहते हैं। और जिस सिरे पर यानी जो जिस रज्जुक पर क्या है डीएनए न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण लगातार नहीं होता इस रज्जुक को हम असतत रज्जुक कह सकते हैं, और इसे हम लेगिंग क्या बोल रहे हैं, उसको तो लेडिंग बोल रहे हैं, इसे हम लेगिंग रज्जुक भी कहते हैं। ये दो नाम होते हैं इसके, असतत रज्जुक और लेगिंग रज्जुक ये होते हैं। अब लेगिंग रज्जुक कौन सा हो रहा है, जिसमें असतत रूप से न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण हो रहा है, उसमें डीएनए के छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ओकाजाकी खंड कहते हैं। यानी उन न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण लगातार शुरू नहीं हो रहा है तो उनके बीच में खंडों का निर्माण हो रहा है, तो उन खंडों के निर्माण को हम जो खंड होते हैं ना उन खंडों को क्या होता है, जो रिक्त स्थान होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, ओकाजाकी खंड कहते हैं। अब इसे डीएनए के छोटे छोटे खंडों के मध्य रिक्त स्थान को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा भर दिया जाता है। अब क्या होता है, जो डीएनए के छोटे छोटे खंड बाकी रह गए ना, खाली रिक्त स्थान रह गए ना, उन रिक्त स्थानों में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है। अब ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ गया तो ये क्या होता है, उनको भरने का कार्य करता है। यानी जो खंड होते हैं ना बीच के उन रिक्त स्थानों को ये कौन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर भर देता है। अब इसके बाद क्या आता है, तो दो डीएनए खंडों को डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ता है। यानी जो डीएनए लाइगेज एंजाइम आ जाता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना ये तो खंडों को भर देता है। अब खंडों को भरने के बाद उनको जोड़ने का कार्य भी होना चाहिए ना, जुड़ेगी भी ना, तो जोड़ने का कार्य डीएनए लाइगेज एंजाइम कर देता है। क्या करता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम इनको जोड़ देता है, जिससे क्या होता है वो एक सतत रज्जु की तरह दिखाई देने लग जाता है। अब इस प्रकार नवसंश्लेषित डीएनए में पुनः कुंडलन को उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है, स्विलेजेज एंजाइम, जिसे हम 8वें नंबर पर पढ़े थे। एंजाइम्स 8 थे टोटल, तो उनको 8वें नंबर स्विलेजेज एंजाइम था, जो क्या करता है, जो डीएनए के दोनों एकल रज्जुक है ना, नवसंश्लेषित जो एकल रज्जुक है ना उनको वापस पुनः कुंडलन करने का कार्य कौन करता है, स्विलेजेज एंजाइम करता है। इस प्रकार जो डीएनए प्रतिकरण की क्रिया होती है वो संपन्न हो जाती है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आगे भी देखना भी। अभी क्या है, हम इसको एक डायग्राम के द्वारा भी हम देखने वाले हैं, तो इससे पहले क्या करें, तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो आगे देख लेते हैं एक बार फिर से इसको, जो अपनी पूरी क्रिया थी डीएनए प्रतिकरण की जो पूरी क्रिया थी उसको हम
एक इस डायग्राम के द्वारा हम इसको देख लेते हैं, जिसको क्या होता है, हमें डायग्राम के द्वारा हमको ज़्यादा याद होता है। तो ये है अपने पास डीएनए। क्या है ये? डीएनए एक पुराना डीएनए है, जिसे हम पूरक रज्जुक भी बोल सकते हैं, देन जिसे हम टेम्पलेट रज्जुक, ये आगे खुलने के बाद ये टेम्पलेट रज्जुक की भांति ये कार्य करने लग जाते हैं। ये डीएनए प्रतिकरण की दिशा है। क्या है? ये दिशा है। ये अग्रगामी, जिसे हम लेडिंग रज्जुक बोल रहे हैं, ये लेगिंग रज्जुक, ये ओकाजाकी खंड बीच में, और ये डीएनए प्रतिकरण की दिशा हो गई। तो अब हम देख लेते हैं। तो ये है अपने पास ये डीएनए है। तो इस डीएनए को क्या कहते हैं, हम हेलिकेज एंजाइम के द्वारा खोल देते हैं। फिर इसके बाद में आता है अपने पास एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, जो इसमें दोनों रज्जुकों के बीच जो नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, उनके हाइड्रोजन बंध को तोड़ने का कार्य कौन करता है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आता है। फिर टॉपोआइसोमरेज, जो दोनों एकल रज्जुकों के मध्य के ऐंठन को खोलकर पुनः जोड़ देता है। उसके बाद आती है अपने पास एसएसबी प्रोटीन। वो एसएसबी प्रोटीन क्या रहती है, जहाँ से यहाँ पर ये जैसे ये यहाँ से हैं, तो यहाँ से जहाँ से ये डीएनए कुंडलन अलग अलग होते हैं, वहाँ पर ये आके चिपक जाती है, जिससे क्या होता है, ये वापस डीएनए में कुंडलन को रोकने का कार्य करती है। और इस प्रकार आगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसे डीएनए प्रतिकरण की आँख बोलते हैं, वहाँ पर आके डीएनए जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आकर जुड़ जाता है और लगातार न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण होता रहता है। इसके बाद क्या करते हैं, जो इसमें डीएनए के कुछ खंड पाए जाते हैं, जिसे डीएनए लाइगेज एंजाइम आके भर देता है, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भर देता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम उनको आकर जोड़ देता है। उसके बाद दोनों में कुंडलन का कार्य स्यूलेजेज एंजाइम कर देता है। तो इस प्रकार हमारी डीएनए प्रतिकरण की जो क्रिया होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।